नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड हम डेली आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 29 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके आज का पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 30 जिसमें हम आपको सीटेट 2019 दिसंबर माह का पेपर 2 जो हुआ था उसका सॉल्यूशन जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले इसके अभी तक हम 40 प्रश्न देख चुके हैं। टोटल 60 प्रश्न आते हैं, 20-20 करके हम एक पार्ट में देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 जो कि आपका पार्ट नंबर 30 के अंतर्गत देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे ये पिछले 3 वीडियो में पूरा जो है वो सेट कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था 63 नंबर इसके आंसर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या अटॉर्नी जनरल। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे थे। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्यपाल के संबंध में आपको सबसे पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित होता है। तो राज्यपाल से संबंधित होता है आपका आर्टिकल नंबर 153 यानी कि 153 जो है आपका आर्टिकल जो है वो होता है। तो अनुच्छेद 153 जो है इसके अंतर्गत यदि बात करें तो अनुच्छेद 153 जो है इसके मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल जो है वो होगा। साथ ही साथ एक ही व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की नियुक्ति देश के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में केंद्र सरकार दे रखा था। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो आपका या उसकी जो सिफारिश है उसके सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। केंद्र सरकार तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, परंतु अधिकतर आपको राष्ट्रपति लिखा देखने को मिलता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अब इस वीडियो के सारे प्रश्न। तो हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे 71 से, तो 71 से लेकर आगे के हम जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पहला कह रहा है फिल्म जो है वो कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया जो है उसको ला सकती हैं। दूसरा कह रहा है जो फिल्में होती हैं वो अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तीसरा कह रहा है फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो कि जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और चौथा कह रहा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो डी ऑप्शन तो आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने कट हो जाए, क्योंकि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम आपका नहीं होता है, या ये कह सकते हैं जो छात्रों को केवल एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो है वो नहीं होता है, अलग अलग विचार होते हैं। तो डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही कट जाएगा। नीचे प्रश्न में क्या कह रहा था कि कथन का चयन कीजिए सही विकल्प का कि कौन सा सही होगा, ABC, ABD, ACD या BCD। तो जिसमें इसमें डी है उसको आप डायरेक्ट काट सकेंगे। तो 3 वाले ऑप्शन में भी डी है, 4 वाले में भी डी है, 2 वाले में भी डी है। बचा कौन सा? पहला ही बचा आपका, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप ना भी पढ़ते, खाली 4th ऑप्शन पढ़ते तो भी आप इसे आसानी से जो है वो कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 72। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही कथन है? पहला कह रहा है कि मानचित्र जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। दूसरा कह रहा है कि चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र से ऊपर दर्शाया गया है। तीसरा कह रहा है कि मानचित्र एक त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो आपको बताना है मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है वो सही होगा। केवल ए होगा, केवल बी होगा, सी और डी होगा, या ए बी सी तीनों जो है वो होंगे। आपको छांटना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी वाला है
यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा है ये तो आपका सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि चिरकाल से यानी कि बहुत पहले से उत्तर जो है उसको सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन दे रखा है ये भी कट हो जाएगा, ए बी सी जो दे रखा है ये भी कट हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन में से आपको छांटना है ए या सी और डी। तो सी डी में से यदि एक भी गलत है तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि ऐसा नहीं है त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल हमेशा नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हैं 2D भी मानचित्र होते हैं, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। ये तो बिल्कुल आपका सी भी कट हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल ए। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो कथन सही लिखा हुआ है मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन काट के भी जिस प्रकार के जो प्रश्न है उनको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है, यही आपका कथन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 73। प्रश्न कह रहा है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको चाहिए कि विषय वस्तु जो है उसमें विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी कि जानबूझकर और सुस्पष्ट शामिल करें। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो ये आपके कथन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें। 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है या केवल बी सही है। आपको बताना है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षक को चाहिए कि। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी जो है वो सही है। यानी कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है उनको जानबूझकर और सुस्पष्ट शामिल करें, ये बिल्कुल सही है। और कक्षा में शिक्षार्थी जो है उनको उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित कराना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ए और सी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो चाहें इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना वो इंग्लिश में भी साइड में जो है वो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 74। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली जो चार्ट है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिए, वंशावली चार्ट जो है इसका प्रयोग होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंध जो है उनको दर्शाने के लिए, या एक कालक्रमिक जो रूपरेखा है वो देने के लिए, या शिक्षार्थियों में स्थान की जो अवधारणा है वो विकसित करने के लिए। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों कथनों को पढ़कर कि ए बी सी तीनों सही हैं, तीन सही है मतलब डी बी ऑप्शन है, या ए सी डी सही है, बी सी डी सही है, या केवल सी तथा डी सही है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है, बी वाला कथन भी बिल्कुल सही है, सी वाला भी कथन सही है, डी वाला यहाँ पर गलत है कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो वंशावली जो चार्ट है इससे स्थान की अवधारणा आप प्रकट या विकसित नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी जो है वो सही है, जबकि डी वाला यहाँ पर जो कथन है वो गलत दे रखा है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 75। प्रश्न आप देख रहे हैं सभी लगभग इसी प्रकार के हैं, तो आपको समय बहुत लगेगा इस टाइप के प्रश्न को करने में। तो थोड़ी प्रैक्टिस जो है अपनी अच्छी बनाइएगा ताकि प्रश्न को आप ये सभी जो है वो हल कर सकें। प्रश्न 75 क्या है कि दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें अनुकूलन करना चाहिए। तो दो चीजें यहाँ पर गौर करने वाली, एक तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है और दूसरा उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है वो अनुकूलन करना है, और दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ इस चीज को भी यहाँ पर संज्ञान में रखना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं जो उच्च आवाज है उसमें बोलना। दूसरा कह रहा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्र जो है उनको प्रयोग में लाना। तीसरा कह रहा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के जो अवसर हैं उनको उत्पन्न करना। और चौथा कह रहा है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली जो सामग्री है उनको शामिल करना। और सही विकल्प का आपको जो है वो चयन करना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, केवल ए और बी, ए सी डी, बी या बी सी और डी। जो चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की।
तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, यानी कि ए, सी और डी। तो ए आपका सही है, सी आपका सही है, डी आपका सही है, बी आपका गलत है। तो गलत वाले को पढ़ लेते हैं। विविध प्रकार के आकर्षक जो दृश्य वाले कार्यपत्र हैं उनका प्रयोग करना। तो ये आपका अनुकूलन के अंतर्गत जो है वो नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले जो कार्यपत्र हैं उनका प्रयोग करना ये नहीं आएगा। जबकि आपके यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना भी आएगा। मौखिक संकेतों द्वारा तो आएगा ही, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों की बात हो गई है। और कक्षा में चर्चा के दौरान स्पर्श करने वाली, तो ये भी आपका बिल्कुल आएगा, क्योंकि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 76 कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो प्रोजेक्ट जो विधि है इसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है शिक्षार्थियों को, या पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, या स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को जो है वो मानती है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। साइड में आप इंग्लिश में भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। ए और बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी और डी सही है, या ए सी और डी सही है। तो 4 ऑप्शन है। आपको बताना है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के जो कथन हैं उन पर जो है वो विचार करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी जो है आपका सही है। जबकि यहाँ पर जो सी कथन दे रखा है ये जो है वो गलत दे रखा है। ये पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा जो जो सही है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, शिक्षार्थी है उसको खोजी बना देता है, और स्वनिर्देशित जो क्रियाकलाप है उसके द्वारा अधिगम को भी जो है वो मानती है। तो ये सभी प्रोजेक्ट विधि जो है इसमें आ जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 77। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, या विवादास्पद जो मुद्दे हैं उनको उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही विकल्प यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। जबकि डी वाला आपका जो है वो इसके संबंध में गलत है, यानी कि विवादास्पद जो मुद्दे हैं उनको उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कि प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो बाकी 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 78 कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन जो है वो सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या जो है उसको जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक और निम्न वर्गीय जो प्रसंग है उनके, और चौथा है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन जो है वो सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए 1 2 3 4 आपको दे रखा है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, यानी केवल ए और सी आपका यहाँ पर सही है, यानी कि पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोत जो हैं उनको शामिल करना, आधिकारिक और निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए के या कह सकते हैं। तो ये दोनों जो है आपके सहायक जो है वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 79। प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में जो यथास्थिति बनाए रखने के लिए, या समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, या एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो आपको बताना है
कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्रश्न हालांकि कठिन है परंतु मैं आपको करा रहा हूं जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना उत्तर कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि मुद्दे जो हैं उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपका जो विद्यार्थी हैं उनको विवेचनात्मक होना कह सकते हैं, इसलिए जो है वो विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, तो इसलिए आपका जो है वो सीखना चाहिए। अगला प्रश्न 80 कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले जो उदाहरण है उनका चयन करें। पहला कह रहा है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा कह रहा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। और चौथा कह रहा है कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता हिंदी बोलती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण जो है उनका चयन करें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपको कथन से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि पारितोष जो है उसको बांग्ला अच्छी आती है, वहीं जो सुचिता है वो हिंदी अच्छी बोलती है। तो ये अलग अलग विविधता को ही जो है वो दर्शा रहा है। आप देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो उससे आप इस उदाहरण को जो है वो समझ सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। तो किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? मिजोरम और मेघालय के एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर, या नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि शैक्षणिक भ्रमण में इन सभी जगह पर जो है आपको कहीं ना कहीं ले जाना है, तो उसके आधार पर जो है इसमें से राज्य जो है उसका आपको चयन करना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है एक मानचित्र पर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बॉमडिला और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 82। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। तो आपको बताना है इन चारों जो पॉइंट कथन दे रखे हैं इनमें समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, किसको एक पॉइंट को जो है वो नहीं करती है, क्योंकि यहाँ लिखा है केवल इसको छोड़कर। पहला कथन कह रहा है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव जो है उनको खोजने के लिए। दूसरा कह रहा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी जो है उनको प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ये कथन छोड़कर बाकी सभी सही होंगे कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो यदि आप समान उत्तर की बात करेंगे तो छात्र में विविधता कहाँ से आएगी, तो इसलिए आपका ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 83 कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का कौन सा उदाहरण इनमें से नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है कि सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा कह रहा है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। तीसरा कह रहा है हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो आपको बताना है जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसका इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं है। हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात की गई है जो कि आपका जेंडर रूढ़िवादिता में जो है वो नहीं आता है। बाकी सभी जाते हैं, इन कथनों को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 84। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना,
साहित्यिक जो स्रोत हैं उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना या स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सी और डी आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जो है वो होंगे। बाकी ए और सी जो है आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 85। कक्षा में थोड़ा सा ये प्रश्न लेंदी है, थोड़ा सा इसको जो है वो जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो अब आपको पूरा प्रश्न दिख रहा होगा, और यदि आपको यहाँ पर फॉन्ट छोटे लिखे दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा 480 पिक्सल में, तब आपको जो है वो क्लियर जो है वो दिखाई देगा। 480 पिक्सल जो है सेटिंग में जाकर आप लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियां जो है उनके अंश को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ जो है उनको एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर या सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक जो प्रावधान है उनको कक्षा चर्चाओं में शामिल करके या कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। और सही विकल्प का आपको चयन करना है ए और बी, ए बी सी, बी सी डी या सी और डी। आपको बताना है कौन सा जो है वो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित जो है वो किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों जो है आपके बिल्कुल सही हैं। जबकि डी वाला कक्षा जो है उसके दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर ये सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित जो है वो नहीं करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 86। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेद जो है उससे संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचार जो है उसको अनुमोदित करे, या इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर जो है वो देखें। और आपको सही विकल्प का जो है वो चयन करना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी। तो आपका सी वाला यहाँ पर इतिहास शिक्षण शास्त्र के संबंध में गलत है। इसको पढ़ लेते हैं। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ये आपका इसमें नहीं होगा। बाकी तीनों आपके जो है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न 87 है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता, जीवन, न्याय या आजादी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जीवन। तो आपका जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद की बात करें या संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो आपका 21 जो है इसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार जो है वो दिया गया है। और प्रदूषण रहित हवा का जो अधिकार है, जो कि आपका प्रश्न में कहा गया यानी कि पूछा गया, ये भी आपका जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ही जो है वो आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 हम आपसे पूछेंगे सबसे लास्ट में। सीधे चलते हैं 89 नंबर प्रश्न पे। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4, 1, 2 या 0 या कोई भी नहीं। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 2 जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल आपका है इसके संबंध में 331 यानी कि 331 आपका जो है वो आर्टिकल है।
इसको दोबारा से लिख देते हैं थोड़ा सा क्लियर तरीके से। तो 331 आर्टिकल अनुच्छेद 331 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत करता है, या कह सकते हैं 2 सदस्य जो है वो नियुक्त करता है। यही आपका प्रश्न में पूछा गया था, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो 2 सदस्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो चुना जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, इतने सारे कठिन कठिन क्वेश्चन थे, काफ़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने में, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए डेली डेली आपको प्रश्न मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं अपना। प्रश्न आपका 90 है कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? एक तंत्र हो गया, तानाशाही हो गया, लोकतंत्र हो गया, या अल्पतंत्र हो गया? तो 2006 में नेपाल में सरकार का रूप यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, राजतंत्र से बदलकर जो है वो क्या हो गया? चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेपाल में राजा जो है उसके प्रत्यक्ष शासन के विरुद्ध जो आंदोलन है वो आपका शुरू हुआ था 6 अप्रैल 2006 में। 6 अप्रैल 2006 में शुरू हुआ था, जिसको समाज के जो सभी वर्ग थे उनसे व्यापक समर्थन मिला था, और इसके बाद ही सीधे नवंबर 2006 में, नवंबर 2006 जो है इसको ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र जो है वो कह सकते हैं घोषित कर दिया गया था। तो वही यहाँ पर लिखा है कि राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र जो है वो हो गया था। तो आपका लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो गया था नवंबर 2006 में। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर वाला। तो प्रश्न आपका क्या है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, BR अम्बेडकर ने किया था, MK गांधी ने किया था, या राजेंद्र प्रसाद ने? 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, तो 88 का कौन सा सही होगा? सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही बताते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ आपके प्रश्न आज के कितने सही रहे वो भी अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।